नमस्कार। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए गणित की पेडागॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं गणित पेडागॉजी से संबंधित ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, परीक्षा से पूर्व हम इन प्रश्नों का अध्ययन एक बार अवश्य कर लें। इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं, गणित की पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न है गणित की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी। देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें हम समझेंगे प्रश्नों को कि गणित की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। क्रम में संख्या नामों को बोलता है, नंबर के नाम लिखता है, एक एक करके वस्तुओं की ओर संकेत करता है और 2 समूहों में वर्गीकृत करता है। तो देखिए, गणित की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी नंबर के नाम लिखता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्नों के आंसर आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इसी प्रकार से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। देखिए, हमें प्रश्न को समझना है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखेंगे कि गणितीय प्रक्रिया कौन नहीं है। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन दिए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। दृश्य के रूप में देखना, अनुमान, रटकर याद रखना और स्थानीय समझ। तो देखिए, रटकर याद रखना ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए। भाषा अधिग्रहण, गणितीय संचार, गणितीय भाषा, पहली भाषा सीखना। तो इसका आंसर है गणितीय संचार। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है। देखिए, हमें प्रश्न को समझना है कि कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है। देखिए, जोड़ और घटाव ये एक दूसरे के पूरक हैं, जोड़ और गुणा ये भी क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, और गुणा और भाग ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो देखिए, घटाव और गुणा एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। तो यह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए इसी प्रकार से देखते हैं कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा। देखिए, इसी प्रकार के और भी अन्य प्रश्न आप बना सकते हैं। कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा। तो देखिए, 4 बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है एक संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। तो देखिए, इसे कहा जाता है सुबिटी जेंस कहा जाता है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखेंगे इसका राइट आंसर है प्रत्येक से अलग पत्राचार। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें एक संगतता शामिल नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर एक संगतता शामिल नहीं है किसमें, समूहन में। इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, यहाँ पर मेल मिलाना इसमें भी शामिल है, अंक संग, एक मिलाना और जोड़े बनाना, इनमें क्या है, एक संगतता शामिल है, और बाकी जो समूहन है इसमें यह शामिल नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर खालिस्तान है। देखिए, दूसरा स्तर क्या है, वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर है अमूर्तीकरण। अमूर्तीकरण दूसरा स्तर है। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है गुणन सीखने या समझने में उपयुक्त
क्रम क्या होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुणन को सीखने और समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ हम इस प्रश्न को समझ लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पेज में। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो देखिए गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है। प्रक्रियात्मक ज्ञान गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर वर्गीकरण में दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर सेंस से पहले गिनना सीखे, गणितीय रूप से सोचे और तर्क के साथ निर्णय लें, और तीसरा है गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें, और स्थान और आकृतियों को समझने के लिए शब्दावली का प्रयोग करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें। इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस समक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए शून्य की अवधारणा को किस समक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो घटाव के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है घटाव। अगला प्रश्न है, सुबिटाइजिंग क्या है? देखिए सुबिटाइजिंग क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता क्या है? सुबिटाइजिंग है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? देखिए हमें प्रश्नों को समझना है। यहाँ कौशल नहीं है, संख्याओं की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्हें हम देख लेंगे ऑप्शन को। यहाँ पर देखिए संख्या नामों का बोलना, बड़ी छोटी संख्याओं की तुलना करना, दैनिक जीवन के कार्यों में समक्रियाओं का अनुप्रयोग और मूल संचालन जैसे जोड़ या घटाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है संख्या नामों का बोलना संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। इसके बाद है अगला प्रश्न, संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है क्रमवाचक। ठीक है, संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो यह इसे क्या कहते हैं? क्रमवाचक कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। तो इसका आंसर है वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता क्या है? वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? तो देखिए डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है, डेटा का निर्माण यह इसका घटक नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो देखिए आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं। आकलन के लिए श्रव्य दृश्य उपकरण का प्रयोग, बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार एक व्यक्तिपरक परीक्षा, स्वमूल्यांकन का उपयोग और याद रखने पर आधारित एक परीक्षा, यह आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है।
तो इसका राइट आंसर है याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। अगला प्रश्न है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो देखिए, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, देखिए आप चारों जो विकल्प दिए हैं इनको आप अच्छे से इनका अध्ययन कर लेंगे और इसमें से आप एक राइट आंसर बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरण को सीधे पेश करना मापन शिक्षण के लिए उपागम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तीसरे नंबर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? तो देखिए, जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है वस्तुओं का वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, अंक क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंक क्या होते हैं? संख्याओं के लिए एक प्रतीक होते हैं अंक। इसके बाद अगला प्रश्न है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्डिनल संख्या का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा हैं और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? देखिए, सीमा के पास 12 गुलाब हैं और शिफा के पास 15 गुलाब हैं, तो किसके पास ज़्यादा हैं और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर तुलना की गई है। सीमा के पास 12 गुलाब हैं और शिफा के पास 15 गुलाब, तो तुलना घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मक में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर, यह उन्हें तेज़ी से गणना करने में मदद करता है। यह एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मक में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो वे वैन हील ज्यामिति सोच मॉडल के किस चरण में है? तो देखिए, इसका आंसर विश्लेषण चरण में है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं विश्लेषण। अगला प्रश्न है, देखिए, इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो देखिए, पूर्वशाली शिक्षकों को बच्चों को समक्रियाओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना, इससे बचना चाहिए। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, यह सत्य है। सभी वर्ग समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, यह भी सत्य है। और सभी वर्ग आयत होते हैं, यह भी सत्य है। सभी आयत वर्ग होते हैं, यह असत्य है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो देखिए, अभी हमने इसके पूर्व में देखा था, बच्चों को समक्रियाओं की समझ से पहले संख्या लिखने को कहना। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? देखिए, गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। देखिए, गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना, यह गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो देखिए, संख्या के नाम याद रखना, ये बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? तो देखिए, अंक का जानना पूर्व कौशल नहीं है। इसके बाद है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर सौंदर्य संख्या, यह संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। अगला प्रश्न है,
एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को खालिस्तान का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, संख्या निर्देश करने की प्रणाली को समझने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, इसका आंसर कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो इसका आंसर है जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। तो ये इस प्रश्न का आंसर है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से की क्षमता में वृद्धि होती है। किसकी क्षमता में वृद्धि होती है? वर्गीकरण की क्षमता में वृद्धि होती है। एक साथ रखना वर्गीकरण कहलाता है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना ये मूलभूत संख्यात्मक कौशलों को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर गणित की पेडागॉजी से संबंधित इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक बार इनका अध्ययन अवश्य कर लें। देखिए, परीक्षा से पूर्व हम इनका अध्ययन अवश्य कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अध्ययन करके हम अन्य प्रश्नों की भी समझ विकसित कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, ये थे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, परीक्षा से पूर्व आप इन प्रश्नों का अध्ययन करके अवश्य जाएं। तो आशा है कि आपको गणित की पेडागॉजी से संबंधित इन प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। देखिए साथियों, यदि आप इसी प्रकार से और भी अन्य महत्वपूर्ण विषय के पेडागॉजी और अन्य विषय के प्रश्नों का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा से पूर्व प्राप्त होते रहेंगे। नमस्कार।